इस पार्ट में मैं आपसे बात करूंगा कि व्हाट इज़ द मॉडिफाइड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, या कहते हैं क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या थी, या जिसको मॉडिफाइड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहते हैं, वो क्या थी और वो क्यों बनाई गई थी, क्यों भी बनाई गई, ये भी हमें समझना है। और फिर कैसे उससे फर्मी एनर्जी, फर्मी लेवल और फर्मी वेलोसिटी कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट होते हैं, जो कि पूछे जाते हैं आपसे सीधे क्वेश्चन के रूप में, उनको भी बात करेंगे। देखिए, टू रिजॉल्व द contradictions between the predictions of classical free electron theory and experimental observations, in 1928 Sommerfeld proposed a quantum free electron theory. मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में जो थ्योरी थी वो 1900 में प्रपोज की गई थी, जस्ट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन। अगले 9 सालों में उसको और मॉडिफाई किया गया, लेकिन फिर 1928 तक ये थ्योरी बनी रही। कमियां थी इसके अंदर, जिसकी बात मैंने इससे पहले की है कि टेम्परेचर किस तरह से कंडक्टिविटी डिपेंड करता है, किस तरह से कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैडमियम का कुछ और है, सिल्वर कॉपर का कुछ और होता है। लेकिन फिर भी ये थ्योरी एक सफल थ्योरी मानी जाती थी, क्योंकि काफ़ी कुछ इसने सही सही एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन फिर होता है, कुछ क्रांति होती है, क्रांति इन सेंस जिसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वांटम रिवॉल्यूशन। 1926 को हम ये मानते हैं कि वो समय था जब श्रोडिंगर इक्वेशन की डिस्कवरी हुई, और श्रोडिंगर इक्वेशन की डिस्कवरी ने वेव मैकेनिक्स शुरू कर दी, और उसके बाद से दुनिया बदल गई। तमाम तरह के नए नए कॉन्सेप्ट यहाँ पर आए, जिसमें हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल का सिद्धांत था, जिसके अंदर उससे पहले आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का सिद्धांत था, स्पिन वेरिएशन, स्टंगाले एक्सपेरिमेंट, बहुत कुछ था जिसने फिजिक्स की तरफ देखने का हमारा जो नज़रिया था उसको चेंज कर दिया था। तो 1926 के बाद, चूंकि समरफेल्ड जो एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इन सारे ऑब्जर्वेशंस को देखा, और 1928 में, मतलब 1926 के 2 साल बाद, उन्होंने इस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया और क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमारे सामने दे दी। तो आप देखें यहाँ पर जो भी कंट्राडिक्शंस दिख रहे थे कि एक्सपेरिमेंट कुछ और बता रहा है, थ्योरी कुछ और बता रही है, उनको दूर करने के लिए जो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी उसको क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के फॉर्म में मॉडिफाई किया समरफेल्ड ने। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन द क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इट वाज अज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी मच लाइक द इलेक्ट्रॉन गैस मॉलिक्यूल्स। जैसे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम मानना है कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये जैसे गैस मॉलिक्यूल की तरह से हैं, वास्तव में गैस मॉलिक्यूल जैसे गैस चैम्बर के अंदर गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते रहते हैं, एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करते हैं, ऐसे ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये भी फ्री हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और ये गैस थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं। बट हुआ क्या कि ये मान करके कि ड्यू टू दिस रैंडम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज जीरो। भाई रैंडमली मूव करते रहते हैं, और वो रैंडमली मूव करने की वजह से उनकी अपनी खुद की कोई एवरेज वेलोसिटी, मतलब उनकी खुद कोई एक तरह से करंट नहीं होता। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और उनका एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पर कुछ नहीं होता, बिकॉज सब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहते हैं। और जो क्लासिकल थ्योरी ऑल्सो इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एज वेल एज क्वांटम स्टैटिस्टिकल इफेक्ट्स। तो एक तो ये कह रहा है, ये थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक गैस, और गैस कहने का मतलब है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लॉ फॉलो करेगा। दूसरा, ये एनर्जी क्वांटाइजेशन को, जो कि प्लैंक की थ्योरी थी, उसको भी ये नहीं मानते, इस थ्योरी को उसने भी कंसीडर नहीं किया। उसके अलावा जो 1926 से पहले क्वांटम स्टैटिस्टिक्स डेवलप हो चुकी थी, फर्मी डिराक की स्टैटिस्टिक्स डेवलप हो चुकी थी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज करके, उसको भी ये थ्योरी इंक्लूड नहीं कर रही थी। तो इसका इसलिए बाय इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, समरफील्ड मॉडिफाइड द ड्रूड लॉरेंस थ्योरी एज फॉलोज। उन्होंने जो ये ड्रूड लॉरेंस की जो थ्योरी थी, जो पिछले 28 साल पहले जो बनाई गई थी और बाद में मॉडिफाई भी की गई, उसको इन्होंने मॉडिफाई कर दिया। इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के रूल डाले, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, ऐसी चीज़ों को इसके अंदर डाला और एक नई रेसिपी तैयार की। अब इसके बाद ये कहते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द एटम डू नॉट पजेस आर्बिट्ररी एनर्जी। हम ये नहीं कहेंगे कि जो गैस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो चाहे वो एनर्जी रख सकते हैं। आर्बिट्ररी एनर्जी मतलब जो भी पॉसिबल हो एनर्जी वो रख सकते हैं, नहीं। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स एंड दीज एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स एज पर द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। अब हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मेटल का टुकड़ा है, और इस मेटल के टुकड़े के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी एनर्जी E1 है, कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी एनर्जी E2 है,
कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी एनर्जी E3 है। तो आप देखो E1 एनर्जी, E2 एनर्जी, E3 एनर्जी, इस तरह से अलग अलग एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं, अलग अलग एनर्जी की पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। तो ये कहा जाएगा, अब सवाल ये है कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकते हैं जिनकी एनर्जी E1 होगी, कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी E2 होगी, कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिसकी एनर्जी E3 होगी। तो ये जो बंटवारा है इसके पीछे भी एक नियम काम करता है और वो नियम कहलाता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल असल में एक नियम है जो ये कहता है कि अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और उनको बैठने के लिए, उनको रखने के लिए बहुत सारी एनर्जी अवेलेबल है, तो किन इलेक्ट्रॉनों को कितनी एनर्जी, कितने इलेक्ट्रॉन एक खास एनर्जी को रख सकते हैं। इमेजिन करें एक बहुत बड़ा हॉस्टल है जिसमें बहुत सारे बेड पड़े हैं, बहुत सारे बच्चे खड़े हैं और उन बच्चों को उन बेड पर सोना है। कितने बेड पर और कितने लोग रहेंगे, कौन ग्राउंड फ्लोर पर रहेगा, कौन मिड फ्लोर पर रहेगा, कौन हायर फ्लोर पर रहेगा, जो अगर मान लो 3 फ्लोर का बेड है, इसमें कोई नियम होगा ना। इस थोड़ी कि सब लोग कूद करके 6, 8, 10 लोग एक ही बेड पे घुस जाएंगे और सब ग्राउंड फ्लोर वाले ही बेड ऑक्यूपाई कर लेंगे, कोई ऊपर नहीं जाएगा। देयर इज अ लॉ। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉनों के साथ भी इन एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करने का लॉ, जिसको हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। और साथ ही साथ ये भी समझ लीजिए, चूंकि ये क्वांटम पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटम पार्टिकल, सो दे विल नॉट फॉलो द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ, दे विल फॉलो द फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। ये दो महान और बहुत ही जरूरी करेक्शंस किए गए फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, और इन दो महत्वपूर्ण करेक्शंस के बाद हमारी जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी वो कन्वर्ट हो गई क्वांटम इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, विच इज द क्वांटम वर्जन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, द क्वांटम थ्योरी। अब जैसे ये डेवलप हुआ तो वैसे ही कुछ बिल्कुल नए तरह के नियम हमारे सामने आ गए। फर्मी वॉज अ फिजिसिस्ट, डिराक वॉज अ फिजिसिस्ट। तो फर्मी के सिद्धांतों को, पाउली के सिद्धांतों को जब शामिल किया गया तो इलेक्ट्रॉनों ने जो बिहेवियर शो किया, इलेक्ट्रॉनों का जो बिहेवियर था वो हमने समझा, तो हमने उसमें से कुछ और नए तरह के पॉसिबिलिटी देखी। जैसे फर्मी लेवल की बात हुई, फर्मी एनर्जी की बात होनी शुरू हुई और हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द फर्मी एनर्जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को मॉडिफाई करने के लिए क्या किया गया, तो आपको ये पैराग्राफ और इससे पहले जो आपने लिखा है वो आपको एग्जाम में लिखना होगा। अब हम बात करते हैं इसके प्रतिफल क्या हुआ। इस थ्योरी को करने के बाद हमें क्या मॉडिफिकेशंस दिखे, हमने क्या बदलाव देखे, क्या नई चीज़ें देखी। तो पहली बात तो नई चीज़ तो यही है कि हमने पाया एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्मी लेवल। फर्मी लेवल के कॉन्सेप्ट को हमने देखा, व्हाट इज द फर्मी लेवल, ये क्या होता है। और फर्मी लेवल कॉन्सेप्ट के बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा जिसे कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्मी वेलोसिटी। फिर हमने आगे जाकर के ये भी देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्मी सरफेस एंड व्हाट इज द फर्मी सरफेस या फर्मी स्फीयर। और इन्हीं के साथ साथ एक और चीज़ है जो हमने देखी, दैट इज द फर्मी एनर्जी। तो ये सारे फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी, फर्मी वेलोसिटी, फर्मी सरफेस, फर्मी स्फीयर, ये सब छोटे छोटे पार्ट के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो आपको ये समझना है, ये हिस्सा समझना है। एंड आई वुड से इट इज नॉट वेरी इजी, यू हैव टू पुट सम एफर्ट टू लर्न दीज थिंग्स। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा प्यारों, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। यहाँ पर आप देखिए ये लिखा है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब हम और किसी तरह की और अगल बगल की एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, सारी एनर्जी सब इस समय मिनिमाइज हो चुकी हैं। तो आप समझिए कि एक स्थिति है कि जब आपने कितने मेटल को 0 केल्विन टेम्परेचर तक ठंडा कर दिया, ऑल्दो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, स्टिल इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कूल डाउन अप टू 0 केल्विन, परफेक्ट 0 केल्विन, बट जस्ट फॉर थ्योरी। सो अब क्या होगा, अब देखें आपके पास मेटल है, सपोज थोड़ी देर के लिए समझे मेटल एक हॉस्टल का रूम है जहाँ बहुत सारे बेड हैं, इस तरह से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगे हैं। या हम मेटल की बात करें, ऐसे बहुत सारी एनर्जी लेवल्स हैं, किसी की वैल्यू E0 है, किसी की वैल्यू E1 है, किसी की वैल्यू E2 है। तो बढ़ते क्रम में ये सारी एनर्जी लेवल्स जो है यहाँ पर अरेंज्ड हैं। आपने 2 इलेक्ट्रॉनों को भेजा, तो एक इलेक्ट्रॉन अब सब जाकर के सबसे लोअर एनर्जी पे जाएंगे, क्योंकि लोअर एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी। तो एक इलेक्ट्रॉन जिसकी अप स्पिन थी वो पहुंच गया, और फिर एक डाउन स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन वहां पर पहुंचेगा, तब 2 लोगों का एक यहां पर पेयर बन जाएगा, एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन। अब नाउ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई द एनर्जी लेवल, द लोवेस्ट एनर्जी लेवल। फिर अगले इलेक्ट्रॉन भेजोगे, उनका भी अगर स्पिन अप डाउन है तो वो उसके बाद वाली अवेलेबल एनर्जी को ऑक्यूपाई कर लेंगे, क्योंकि एक एनर्जी लेवल पे 2 ही इलेक्ट्रॉन एक अप एक डाउन स्पिन के साथ रह सकते हैं। दिस इज द पाउली's प्रिंसिपल। अब और किसी तरह की एनर्जी आपने मानी नहीं, बिकॉज 0 केल्विन टेम्परेचर है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन है आप सबको भेजते जा रहे हो,
और वो सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल्स को ऑक्यूपाई करते चले जा रहे हैं। और एक समय आया कि वो एक एनर्जी लेवल तक भर गए, अब उसके नीचे की जितनी भी एनर्जी लेवल सब भरी की भरी हैं, लेकिन उसके ऊपर की जितनी एनर्जी लेवल सब खाली हैं। अब इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी एनर्जी नहीं है कहीं बाहर से कि ये उस एनर्जी का इस्तेमाल करके ऊपर की एनर्जी लेवल में जा सके। इसीलिए आपने 0 केल्विन टेम्परेचर की बात कही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो अब क्या हो रहा है कि एक एनर्जी लेवल का एक पूरा क्रम था, एक मंजिलें लगी थी, लोअर से लेकर के एक सर्टेन वैल्यू तक सारी एनर्जी लेवल्स भर चुकी हैं 2-2 इलेक्ट्रॉनों से एज पर द पाउली's प्रिंसिपल, और उसके ऊपर की सब खाली हैं। तो अब वो एनर्जी लेवल जिसके नीचे की सारी वैल्यू भरी हैं, जिसके ऊपर की सारी वैल्यू खाली हैं, उसे हम नाम देंगे फर्मी एनर्जी लेवल, और उसकी जो वैल्यू होगी उसे कहा जाएगा फर्मी एनर्जी। जैसे मान लो इसकी वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसकी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के नीचे की सारी भरी हैं और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के ऊपर की सारी खाली हैं, तो इस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम फर्मी एनर्जी कहेंगे, और इस लेवल को फर्मी लेवल कहेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हमको सारी एनर्जी सम करनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन, सबको सम नहीं करना है। उस तरह से तो हम टोटल एनर्जी निकालेंगे सिस्टम की। इसीलिए हम अभी फर्मी लेवल की बात करें। अब एक खास चीज यहां पे आप देखो, क्वांटम रूल का कमाल देखो। 0 केल्विन टेम्परेचर पर हम ये कहेंगे कि सभी तरह की एनर्जी, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सब मिनिमाइज हैं, नहीं के बराबर है। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है ना, लेकिन एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर भी सिस्टम के पास फर्मी एनर्जी के बराबर एनर्जी है। तो क्वांटम मैकेनिक्स हमको आउट ऑफ वे जाकर के उस समय भी हमको एनर्जी की कंडीशन प्रोवाइड करा रहा है, जबकि क्लासिकली कोई एनर्जी नहीं होनी चाहिए। 0 केल्विन का मतलब एब्सोल्यूट 0 का मतलब होता है एब्सोल्यूट 0 एनर्जी भी होनी चाहिए, लेकिन क्वांटम एनर्जी है, क्योंकि फर्मी एनर्जी क्वांटम रूल के थ्रू हमने समझी है। तो नेचर का यही सबसे खास बात है कि नेचर, क्वांटम मैकेनिक्स ने हमको समझाया कि सामान्य रूप से जिस समय ऊर्जा की कोई बात नहीं सोच सकते हो, क्वांटम मैकेनिक्स उस समय भी ऊर्जा की कुछ गुंजाइश रखता है, भले बहुत कम हो, लेकिन 0 नहीं करता। दैट इज द फर्मी एनर्जी। नाउ कम टू द जो मैंने लिखा है पैराग्राफ, इसको मैं आपको दिखा देता हूं। एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स फिल ऑल द एनर्जी लेवल्स स्टेट स्टार्टिंग फ्रॉम द लोवेस्ट एनर्जी अप टू अ मैक्सिमम एनर्जी कॉल्ड द फर्मी एनर्जी। वही मैंने कहा कि जब 0 टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं सभी ऊर्जा स्तरों को, एक लोअर वैल्यू से लेकर के, जैसे E0 से लेकर के एक सर्टेन वैल्यू तक की सभी ऊर्जा स्तरों को फिल कर दिया जाता है। तो ये जो फिलिंग होती है, ये पाउली प्रिंसिपल के हिसाब से होती है, और सबसे टॉप मोस्ट का एनर्जी लेवल फिल होता है, उसकी जो वैल्यू होती है उसको फर्मी एनर्जी कहते हैं। सो नो इलेक्ट्रॉन कैन हैव एनर्जी ग्रेटर देन द फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन। अब चूंकि और कोई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर वाली एनर्जी लेवल में नहीं मौजूद है, इसीलिए हम यहां पर कहेंगे कि ये जो हाईएस्ट मोस्ट एनर्जी जो कोई इलेक्ट्रॉन रख सकता है वो फर्मी एनर्जी है, बशर्ते 0 केल्विन टेम्परेचर हो, and the corresponding energy level is called the Fermi level. आगे अब क्या होता है कि the electron occupying different energy levels necessarily have different velocities। भाई अंदर मूव कर रहे हैं, वो एनर्जी आ गई ना, अब ये एनर्जी कुछ तो कराएगी, उसे मोशन कराएगी। तो भले 0 केल्विन टेम्परेचर है, दे आर नॉट अलाउड टू मूव, बट ड्यू टू क्वांटम एनर्जी दे कैन मूव। सो एट 0 टेम्परेचर देयर एग्जिस्ट अ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। भाई किसी की वेलोसिटी कम, किसी की ज्यादा, किसी की बहुत कम, किसी की एवरेज से ज्यादा, एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और इस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक मोमेंटम स्पेस में या वेलोसिटी स्पेस में। नाउ दिस इज समथिंग अ लिटिल बिट हायर, मैथमेटिकली थोड़ा सा हैवियर साइड की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैं कोशिश करूं समझाने की, तो मैं ये कहूंगा कि समान रूप से जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक्स एक्सिस है, हमारे पास जेड एक्सिस है, हमारे पास वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम एक्स पे कुछ डिवीजन रख सकते हैं, जेड पे डिवीजन रख सकते हैं, वाई पे डिवीजन रख सकते हैं, ये खाने डिवीजन के हैं। और इसी हिसाब से अगर हमने कहा कि x2 z2 एक पॉइंट बनेगा, हमने कहा x2 y2 तो एक पॉइंट बनेगा, हमने कहा x y z दोनों 2 तो यहाँ कहीं बन जाएगा। तो जितनी वैल्यूज़ हैं, सारी वैल्यूज़ अगर आप यहाँ लिखोगे तो आपको इस स्पेस में, 3 डायमेंशन स्पेस में बहुत सारे डॉट बन जाएंगे। कोई डॉट 3x 2y 2z को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कोई होगा 1x 1y 1z को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जितनी भी 3 डायमेंशनल स्पेस में डॉट्स हैं, दे ऑल डॉट correspond to some coordinates। ऐसे ही अगर मान लो हमारे पास एक एक्सिस पे vx की वैल्यू है,
एक एक्सिस पर वी जेड की वैल्यू है, एक एक्सिस पर वी वाई की वैल्यू है। मतलब है हमें उन इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी मालूम है जो एक्स डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, उनकी मालूम है जो जेड में मूव कर रहे हैं, उनकी मालूम जो वाई मूव कर रहे हैं। और कुछ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे ना जो एग्जैक्टली एक्स, ना एग्जैक्टली वाई, ना एग्जैक्टली जेड में जाकर के कुछ बीच की तरफ जा रहे हैं। जैसे ये एक्स वाई जेड है, तो इलेक्ट्रॉन केवल एक्स, केवल वाई, केवल जेड में नहीं जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है, यूं उड़ रहा है। तो कुछ हिस्सा वी एक्स का होगा, कुछ हिस्सा वी वाई का होगा, कुछ हिस्सा वी जेड का होगा। तो अगर हम इन वेलोसिटीज़ पर सभी वेलोसिटी को निकालें तो फिर हमारे पास बहुत सारे डॉट्स आ जाएंगे। और ये डॉट क्या करेंगे, अगर हम इसको कोऑर्डिनेट स्पेस कहते हैं तो इसे हम कहेंगे वेलोसिटी स्पेस। और अगर हम इन वेलोसिटी वैल्यू को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम। और चूंकि स्पेस में आप बात करें तो आप कहोगे मोमेंटम स्पेस। तो वही चीज़ लिखा है कि अगर हम वेलोसिटी, चूंकि अब मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनों के पास तो बहुत तरह की वेलोसिटीज़ हैं क्योंकि उनकी एनर्जी अलग अलग है। तो अब अगर एनर्जी अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग होंगी, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे एक मोमेंटम स्पेस का या एक वेलोसिटी स्पेस का। और हम पाएंगे कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन विद द हाईएस्ट एनर्जी पॉजेस द मैक्सिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड द फर्मी वेलोसिटी। तो आप ये समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर मौजूद है सबसे ऐसी एनर्जी लेवल पर जिसके ऊपर की सारी खाली हैं, जिसके नीचे की सारी भरी हैं, यानी फर्मी लेवल पर, तो फर्मी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या नाम देंगे, फर्मी वेलोसिटी। और उसका फॉर्मूला सिंपल तौर पे है कि फर्मी एनर्जी बराबर आप लिखोगे हाफ एम फर्मी वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा फर्मी अपॉन एम, और ये स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो आपके पास वी एफ की वैल्यू हो जाएगी 2EF बाई एम विच इज हेयर। फर्मी वेलोसिटी की बात हम यहाँ पे निकाल लेंगे। अब हम सोचें कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉनों को, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी है, ये सारी वेलोसिटी है, इन सारी वेलोसिटी को रख करके हम एक, अब वो सारी वेलोसिटी वाले जो पॉइंट हैं उनको अगर हम एक दूसरे से मिलाना शुरू कर देंगे तो हमारे सामने एक स्फीयर आ जाएगा। और इस स्फीयर में जो रेडियस होगी वो फर्मी वेलोसिटी की होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी वेलोसिटी तक ही है। ये सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी एक्स में, ये सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी वाई में, ये सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी है जेड में। और वो जो सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन हैं उन्हीं को हम फर्मी वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, फर्मी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। तो अब आप देखें, अब एक 3 डायमेंशनल वेलोसिटी स्पेस की कल्पना करें जिसमें 0 वेलोसिटी से लेकर के सभी पॉसिबल वेलोसिटीज मौजूद हैं एट 0 केल्विन टेम्परेचर, क्योंकि सब कुछ 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही डिफाइन हो रहा है। सो all these velocities lie inside the sphere of radius Vf, and this sphere is called the Fermi sphere, and its surface is called the Fermi surface. It's a little bit, it's a quite mathematical thing and sometimes hard to visualize, but for exam point of view I would suggest कि बस इसको याद कर लो अच्छे तरीके से, as it is छोटे छोटे और डेफिनेशन के फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं, तो उनको आप उस तरह से याद कर लीजिए। चलिए आखिरी टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ते हैं, और आखिरी टॉपिक जो हमारे पास है वो है दैट इज द व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में कुछ कमियां थी, तो उनको दूर करने के लिए क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी आई। क्या क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पूरी तरह से बेस्ट थी? नहीं, कमियां थी। सोमरफील्ड थ्योरी निग्लेक्टेड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स इफेक्ट ओवर द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। इसमें ठीक है पाउली प्रिंसिपल को इंक्लूड किया गया, इसके अंदर ये इंक्लूड किया गया कि आपका डिराक लॉ, फर्मी डिराक लॉ फॉलो होता है, लेकिन इस पूरी स्टैटिस्टिक्स दौरान जिस क्रिस्टल के अंदर बात हो रही है उसकी ज्योमेट्री को नहीं देखा गया। सोमरफील्ड assumed that electrons move in a constant potential inside the metals, so the theory treats all solid and metallic in nature and can't explain energy band formation. क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई हो क्या रहा है, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस हैं, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके बीच में मूव कर रहा है, थोड़ा बहुत टक्कर भी इनके साथ हो रही, निग्लेक्टेबल है बट है। अब क्या हो रहा है कि ये जो आयंस जिस क्रिस्टल के अंदर हैं उस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है, सिमेट्रिक है, नॉन सिमेट्रिक है, सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती हैं सिमेट्री के साथ, इसमें उसकी कोई बात नहीं हो रही। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जितने सारे पॉजिटिव आयन मौजूद हैं, जब इलेक्ट्रॉन इनके बीच से गुजरेगा तो क्या वो इन पॉजिटिव आयन की वजह से हमेशा एक कांस्टेंट पोटेंशियल फील्ड ही देखेगा? ऐसा तो नहीं है एक पॉजिटिव आयन यहाँ है तो यहाँ पहुँचे, पास आ गए, देखा हाँ ज़्यादा आकर्षण है, फिर दूर चले गए तो आकर्षण कम हो गया। जैसे आप कोई चीज़ जो आपके पसंदीदा है, आप उसके बगल में बैठे हैं, आप गुलाब जामुन के जस्ट बगल में बैठे हैं, आपको खुशबू आ रही है, लोग खाते दिख रहे हैं, आपको भी मन हो रहा है खाने का, आप दूर हैं
दूर से देखा कहीं कुछ गुलाब जामुन बने हैं, बट यू आर बहुत दूर है, ना खुशबू ना कुछ, आप चले गए। तो क्या ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आयंस रखे हुए हैं, उनके बीच से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या आयनों की वजह से उनको कोई वेरिएबल फोर्स नहीं महसूस होगा, कम ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं होगा? एक्चुअल में होता है, पर सोमरफील्ड ने उसको नहीं माना था, जस्ट फॉर मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी। फिर एक और देखें, द थ्योरी सेज दैट ऑल सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज अवेलेबल अबव द फर्मी सर्फेसेस। अब यहाँ पे कहा जा रहा है भाई इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा मौजूद हैं, सब में मौजूद हैं। तो जितने तरह के सॉलिड होते हैं, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कुछ भी हो, लकड़ी हो, एनीथिंग, इलेक्ट्रॉन सब कुछ बना हुआ है। ऐसा कौन दुनिया में कोई चीज़ जिसको आप कह दो कि नहीं इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना है? चाहे जीवित हो चाहे मृत चीज़ हो, पत्थर से लेकर के इंसानी शरीर तक, हमारा डीएनए आरएनए तक, सब में तो इलेक्ट्रॉन और तमाम तरह के मिनरल्स हैं। तो ये थ्योरी कहती है हर सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन सबको कंडक्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा नहीं होता। हमारे पास मेटल्स भी, हमारे पास सेमीकंडक्टर्स भी, हमारे पास इंसुलेटर्स भी हैं। तो आखिर ऐसा डिवीजन क्यों है? सो इट फेल्स टू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ सेमीकंडक्टिविटी एंड इंसुलेटिंग नेचर। सिर्फ मेटल की बात कर रहा था। द थ्योरी फेल्ड इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द हॉल इफेक्ट मैग्नेटो रेजिस्टेंस बिकॉज इट अज्यूम इलेक्ट्रॉन्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन मास ओनली। इसने ये नहीं बता पा रहा था कि हॉल इफेक्ट जो उस समय का एक्सपेरिमेंट था वो क्यों हो रहा है और मैग्नेटो रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें नहीं बता पा रही थी थ्योरी। And theory completely failed to explain the ferromagnetism and anti-ferromagnetism. It partially explained the paramagnetism. अगर हम मटेरियल्स के चुंबकीय व्यवहार के बारे में बात करें तो ये थ्योरी जो थी वो फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म को नहीं एक्सप्लेन कर पाई, पैरामैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन कर पाई थोड़े हद तक। The theory failed to explain the optical properties accurately, like the interbond optical transition, absorption, edges, reflective spectra of the real solids. तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो कि सोमरफील्ड की थ्योरी नहीं कर पा रही थी। और होना क्या था? होना यही था कि आगे और बेहतर थ्योरी लाई जाए और उस बेहतर थ्योरी से इन थ्योरी की कमियों को दूर किया जाए। तो वो थ्योरी लाई, और उस थ्योरी को लाने से पहले एक फेडरिक ब्लॉक थे, तो उस ब्लॉक का जो एक थ्योरम है उसको हम फंडामेंटली पढ़ेंगे, और फिर ब्लॉक के थ्योरम के बाद फिर हम क्रॉनिंग-पेनी मॉडल के बारे में बात करेंगे। और क्रॉनिंग-पेनी मॉडल वो ऐसा मैथमेटिकल मॉडल था जिसने हमको समझाया कि आखिर कैसे सॉलिड्स के अंदर बॉन्ड होते हैं। आखिर हम सॉलिड्स के अंदर बॉन्ड के बारे में कब सोचना शुरू करें, हमने कब सोचना शुरू किया, हमने कब जाना कि सॉलिड्स के अंदर बॉन्ड्स जैसी भी कोई चीज़ होती है। तो वो क्रॉनिंग-पेनी मॉडल आप कह सकते हो वो शुरुआती मॉडल था जिसने उसको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमारे सामने उन बॉन्ड फॉर्मेशन को रखा। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस द ब्लॉक थ्योरम एंड इफ टाइम अलाउड द क्रॉनिंग-पेनी मॉडल। अदरवाइज क्रॉनिंग-पेनी मॉडल को आप एक फुल फ्लेज लेक्चर के फॉर्म में देखोगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।